हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 7। इसमें दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x वर्ग माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसमें एक नई चीज आई है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। वो क्या है? विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है इसको पहले रफ में समझ लो थोड़ा सा। विविक्त कर, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। विविक्त कर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डी क्या है? डी असल में एक मान होता है बी वर्ग माइनस 4ac। इसको ही हम डी कहते हैं। चाहे हम डी लिख दें, चाहे हम बी वर्ग ऋण 4ac लिख दें। अब ये बी वर्ग ac होता क्या है इसको भी समझ लो। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? व्यापक रूप। तो ये जो ए बी सी आपको दिख रहे हैं यहीं से आए हैं। जो x का गुणांक होगा उसे हम b कहते हैं। जैसे यहाँ पे -4 है x का गुणांक, तो ये b कहलाएगा। जो x वर्ग का गुणांक होता है उसे हम a कहते हैं। जैसे यहाँ पे x वर्ग का गुणांक कितना है? 2 है, तो वो a का मान हो जाएगा। और आखिरी में जो कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर पद होता है, जैसे यहाँ पे +3 है, वो c का मान होता है। तो d जो है, d हम विविक्त कर को ही d कहते हैं, या फिर उसका जो मान होता है विविक्त कर का वो होता है b वर्ग माइनस 4ac। और इसको आपको अलग से लिख लेना है और याद कर लेना है कि विविक्त कर का मान क्या होता है? b वर्ग माइनस 4ac। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे पढ़ते क्यों हैं और इससे हमें क्या फायदा होता है इसको पढ़ने से। देखो, हमें अच्छे से पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण हमें दिया रहता है तो हम उसके मूल ज्ञात करते हैं। कभी कभी x के बराबर जो मूल ज्ञात होते हैं उसमें हो सकता है कि कभी x का मान आ जाए -3 और 5 आ जाए, या -3 और 5 आ जाए, ये देखो। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा, इतने सारे सवाल किए हैं कि x बराबर कभी 3 आता था, दूसरा मान भी 3 आ जाता था। कभी x का मान 4 आता था और 5 आता था। तो ये जो है x के मूल हमें प्राप्त होते थे अलग अलग द्विघात समीकरण में। जैसे कभी x का मान -4 हो गया और -3 आ गया, है ना। तो ये जो है मूल होते हैं, ये कहलाते हैं मूल। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। अब यहाँ पे मूलों की अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे देखो, ये x के दोनों मान धनात्मक हैं, तो ये धनात्मक मान होते हैं, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मूल कैसे रहते हैं? वास्तविक। जो धनात्मक मान होते हैं वो रियल होते हैं, तो इन्हें हम वास्तविक कहते हैं। लेकिन जो इसके अपोजिट ऋणात्मक होते हैं, यानी कि जो ऋण में मान आते हैं, यानी कि जो मूल माइनस में होते थे, वो वास्तविक नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं। मतलब अनरियल, जो रियल नहीं हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक या इमेजिनरी। तो एक बात तो समझ आती है कि अगर x के जो मूल हमें किसी द्विघात समीकरण से मिलते थे, अगर दोनों मान धन के हैं तो हम कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति वास्तविक है। मूल कैसे है? वास्तविक है। लेकिन अगर दोनों मान माइनस में है तो काल्पनिक है। अगर एक मान माइनस में है और दूसरा मान प्लस में है तो एक मान हम कहते थे मान्य नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक है, और दूसरा मान वास्तविक हो जाता था। तो कभी कभी x का मान एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, तो जो माइनस में होता है वो काल्पनिक कहलाएगा और जो प्लस में होता है वो वास्तविक कहलाएगा। इसके अलावा जैसे x का मान यहाँ पे 4 और 5 2 आया है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो आप कहोगे ये तो वास्तविक है क्योंकि दोनों धन में है। और अगर दोनों माइनस में है तो आप कहोगे काल्पनिक। इतनी सी बात है। लेकिन कभी कभी x का मान 0 भी आ सकता है। तो अगर x का मान 0 आएगा तो ये समझ लेना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे x बराबर 3 आया है, इसको हटाओ, ये नहीं समझाना है अभी। इधर देखो, x बराबर 3 है, तो मूल वास्तविक तो है और साथ में बिल्कुल बराबर है। तो ये कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे मूल वास्तविक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, ठीक है।
तो आप कह रहे होंगे कि ठीक है सर, ये तो समझ आ गया कि मूल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं एक बार फिर से देख लीजिए। पहला केस, जब x का मान 5 और 4 हो। दूसरा केस, जब x का मान -5 और -4 हो, कोई भी संख्या से समझ सकते हैं। तीसरा केस, जब x का मान 5 और 5 हो। पहले केस में मूलों की प्रकृति बताइए, वास्तविक है कि काल्पनिक है। आप कहोगे सर मूल वास्तविक हैं क्योंकि दोनों धन में हैं, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। दूसरे केस में बताइए मूल कैसे होंगे। आप कहोगे सर दोनों ऋण के हैं, दोनों माइनस में हैं, तो आप कहोगे सर मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, ये बात भी समझ आ जाती है। लेकिन कभी कभी द्विघात समीकरण से हम मूल ज्ञात करते हैं, चाहे वो गुणनखंड विधि से करें चाहे वो सूत्र विधि से करें। हम दोनों विधियों से मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों विधियों में हमने मान लो किसी द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से किया और x का मान 5 आ गया, तो ये मूल कैसे हैं। तो सबसे पहला आपका उत्तर होगा कि सर मूल तो वास्तविक है। दूसरा उत्तर होगा समान है। क्यों है समान, क्योंकि देख लो 5 2 बार आया है। कई सवालों में हमें मूल समान मिले हैं, तो वास्तविक भी है और समान भी है। ठीक है, तो यहां पे बहुत ही मेजर सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि इसके लिए तो सर मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। यानी कि कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण है, जैसे x वर्ग -7x -60 बराबर 0। मान लीजिए कि ये एक द्विघात समीकरण है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके जो मूल होंगे, हमें केवल मूलों की प्रकृति बता दो कि मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक और समान होंगे। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि इसको तो हल करना पड़ेगा, मतलब गुणनखंड विधि से हमें फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, या फिर दूसरी विधि कौन सी है, सूत्र विधि से इसको हल करना पड़ेगा। और जो आखिरी में आंसर आएगा x के बराबर, वहां से हम बता सकते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे या फिर वास्तविक होंगे। लेकिन विविक्तकर कहता है कि नहीं भाई साहब, हल करने की जरूरत नहीं है। विविक्तकर क्या कहता है कि हल करने की जरूरत ही नहीं है। बिना हल करे आप बता सकते हो कि मूल वास्तविक होंगे कि मूल काल्पनिक होंगे या फिर मूल बराबर होंगे। कैसे बता सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के b वर्ग -4ac। अब आप कहोगे इससे क्या होगा, देखो अगर b वर्ग -4ac आपने लगाया और अगर वो 0 से बड़ा है, मतलब d का मान 0 से अगर बड़ा आ गया, जैसे आपने कोई भी सवाल सॉल्व किया और d का मान 0 से बड़ा आ गया, तो आप कहोगे कि इसके जो भी मूल आएंगे, मान लीजिए इस पे हमने किया, तो इसके जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे। अगर b वर्ग -4ac हमने सॉल्व किया किसी द्विघात समीकरण की हेल्प से, और अगर वो 0 के बराबर आ गया, तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अगर b वर्ग -4ac का मान 0 से छोटा हो गया, मतलब माइनस में चला गया, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अब एक सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि विविक्तकर का रोल क्या होता है। तो ये उदाहरण 7 में ही मैंने आपको बता दिया कि विविक्तकर का रोल होता क्या है। चलिए एक सवाल करते हैं ये वाला, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि विविक्तकर का क्या रोल है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, और नीचे जो है ये समीकरण लिखेंगे 2x वर्ग -4x और +3 और बराबर 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, अपने व्यापक समीकरण से, या व्यापक वर्ग समीकरण से कहते हैं, व्यापक वर्ग समीकरण, इससे करेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ये भाषा आपको हर बार लिखनी पड़ेगी और ये व्यापक रूप होता है किसी भी द्विघात समीकरण का। तो देखो x वर्ग है तो यहाँ भी x वर्ग है, तो a का मान कितना हो गया, 2। तो आप डायरेक्ट बिना देखे भी लिख सकते हो, इसी को बस देख के कि a का मान 2 हो जाएगा और b का मान -4 हो जाएगा। बिल्कुल चिन्ह सहित लिखना होता है, ठीक है। तो b का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और जो c का मान है वो 3 हो जाएगा। क्लियर दिखता है, बिल्कुल भी अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो a का मान, b का मान और c का मान। अब अगर हमें इस द्विघात समीकरण के मूल बिना गुणनखंड विधि से निकाले डायरेक्ट पता करना है कि वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे या बराबर होंगे, तो सीधा सा विविक्तकर की एंट्री यहाँ पे होती है। तो आप लिखोगे विविक्तकर,
विविक्त कर d बराबर, और आप लिखोगे b वर्ग माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है विविक्त कर का, ये याद कर लेना। तो d बराबर b वर्ग माइनस 4ac, बराबर के नीचे बराबर। अब b का मान कितना है -4, तो आप लिखोगे -4, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दोगे। फिर -4, a का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पे a की जगह पे 2 लिखोगे, और c का मान कितना है 3, तो c की जगह पे 3 लिख दोगे। अब देखो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, जैसे यहाँ पे आप अगर -4 का गुणा -4 में करोगे तो माइनस माइनस का प्लस तो पहले ही होगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो समझ आया कि 16 आएगा यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, और 8 तिया 24। तो देखो माइनस का 24 है और प्लस का 16 है, तो 24 में से 16 घटा दो, तो 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 ही बचेगा, वो भी माइनस का। तो देखो डी का मान ऋण में आया है। तो अगर ये चीज है तो यहां पे पहले ही बता दिया गया है कि अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया, ये ऋण वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब 0 से छोटी होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा में हमने पढ़ रखा है कि 0 के बाद ही -1 आता है, फिर -2, तो 0 से सब छोटी होती हैं। ठीक है, -1 भी 0 से छोटा ही है, -2 0 से छोटा है, ये सब माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती है सब 0 से छोटी हैं। और ये महत्वपूर्ण शर्तें आपको एक जगह लिख लेनी है कि देखो 0 से छोटा मान, ये छोटे का चिन्ह है, जिस तरफ मुंह खुला हो वो चीज बड़ी होती है। देखो ये मुंह खुला है किस तरफ? 0 तरफ, तो 0 बड़ा है और ये छोटी है। तो 0 से छोटी सभी संख्याएं ऋण में होती हैं तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो बिल्कुल इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करोगे तो सभी उत्तर माइनस में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे d बराबर -8 है, तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर लिख सकते हो कि चूंकि जो d है इसका मान छोटा है 0 से, तब जो है मूल काल्पनिक है, या कोई भी मूल नहीं है। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। और काल्पनिक है मतलब सिर्फ कल्पना में है, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि कल्पना में होंगे तो हो सकता है हो ही ना, तो यहां पे लिख सकते हो या मूल नहीं होंगे, या मूल नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये आप इस तरीके से सवाल को करेंगे। अब आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस रही क्योंकि विविक्त कर पहली बार आया था, तो विविक्त कर को भी आपको समझाना था। बाकी आप इस सवाल को अच्छे से नोट करिए, और ये जो शर्तें हैं मैं अभी दिखा रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो, ये यहाँ से, इसके बाद ये। अब ये नोट करने के बाद आपको ये महत्वपूर्ण शर्तें भी, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको भी जहाँ से ये उदाहरण 7 शुरू हुआ है वहीं पे बॉक्स बना के लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अपने नोट्स में भी बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने अपने नोट्स में बॉक्स बना के प्रॉपर तरीके से लिखा है। तो ये तीनों शर्तें होती हैं, तो आप भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप रिवीजन भी करिएगा, और अगला वीडियो तभी देखा करिए जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लें, और डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और बाकी प्लेलिस्ट तो आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, जहाँ पे आप क्रम अनुसार अध्ययन करेंगे। थैंक यू।